तो मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये वॉर किसी भी हालत में ईरान हारने वाला नहीं है। अगले दिन ही, जिस दिन मैंने पहला वीडियो डाला, अपलोड किया, अगले दिन ही खamenei साहब की शहादत हो गई और उनका इंतकाल हो गया। तो लोगों में एक डर फैल गया कि शायद ईरान जो है अब लड़ाई छोड़ देगा। मैंने उस दिन फिर अगला वीडियो आपके लिए बनाया। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वॉर ख़त्म होगी अमेरिकन बादशाहत के साथ। अमेरिका की जो सुपर पावर स्ट्रेंथ है, उसकी छटपटाहट है कि वो सुपर पावर को अपनी क्लेम करे। मतलब जैसा वो चल रही थी, उसकी 70-75 साल से जो सल्तनत चल रही थी, पूरी दुनिया पे एक मोनोपोली राज उसका चल रहा था, उसको वो क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। वो इसकी छटपटाहट है। बाकी देखिए, इज़राइल और ये जो है यूएई के अंदर में जो अमेरिकन बेस्ड हैं, वो सिर्फ ऑयल इकोनॉमी के ऊपर में कंट्रोल करके डॉलर को मजबूती देने के लिए, ये सब एक सिस्टम था, मैकेनिज़्म था। ईरान ने पूरा फोड़ दिया है और पूरा फोड़ने के बाद में माफ़ी भी मांग ली है कि भैया मैंने अपनी गलती से पड़ोसियों पर जो हमला किया है उसमें गलती हो गई, अब आइंदा नहीं करेंगे। असल में ये अभी भी आपको जो है यहाँ के बुद्धिजीवी बहका रहे हैं, झूठ बात बता रहे हैं कि ईरान जो है क्योंकि डर रहा है, कन्फ्लिक्ट्स हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट के कुछ देश उस पर अटैक कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गठबंधन जो है ना, ये काफ़ी साल पहले, मतलब 20-30 साल पहले ही अस्तित्व में आ गया था। लोगों को पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रहा था। एक्चुअली ये विजिबल था। ये जो है यूएई, ईरान, टर्की और चाइना और रशिया, ये मिल के वॉर कर रहे थे। और ये मतलब जब से ये काफ़ी टाइम से ये सब चल रहा था और विजिबल नहीं था। भारत अपने आप को अमेरिकन खेमे के अंदर रखा हुआ था और उससे भी पूरी तरीके से बच रहा था। मतलब एक तरीके से क्लियरिटी नहीं लेकर आ रहा था। लेकिन इज़राइल विज़िट के बाद, मोदी जी के पास जाने के बाद, वो क्लियर स्टैम्प हो गई कि हम लोगों का खेमा इस तरफ है। तो इसलिए यहाँ के बुद्धिजीवियों की एक मजबूरी हो जाती है आपको ये बहकाना है कि ईरान कमज़ोर हो गया है, ईरान के पास ताकत ख़त्म हो गई, ईरान की और ट्रंप की बातों को जो है सही एकदम मान लेना। दरअसल ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लड़ाई है। इसको चाइना और रशिया मिल के लड़ रहे हैं। और मैं आपको कुछ अंदर की बातें भी बताता हूँ जिसका मुझे तकरीबन अंदाज़ा है। इसके सबूत भी आपको, जब ये लड़ाई ख़त्म होगी और अमेरिका की सुपर पावर ख़त्म हो जाएगी, तब इसके आपको सबूत भी आ जाएंगे। उस वक्त आप इस वीडियो को देखकर मुझे थैंक यू कह सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब देखिए, मज़े करना, ट्रोल करना और ये सब अति उत्साह में, लेकिन आप अगर सच को छुपा के किसी तरीके का एनालिसिस करेंगे तो वो एनालिसिस झूठा होता है और वो आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाता है, आपको कभी कोई फ़ायदा वो पहुंचाता नहीं है। इसलिए जब आप एनालिसिस किसी चीज़ का कर रहे हैं तो आपका, चाहे पर्सनली आपका मन ये कह रहा है कि इज़राइल जीते, आपका मन ये कह रहा है कि अमेरिका जीते, आपका मन चाहे कुछ भी कह रहा है, लेकिन आपका एनालिसिस अगर सत्य नहीं है, झूठ के पास है, तो आपका एनालिसिस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इस वॉर के अंदर मैं आपको बिल्कुल सिंपल बात बता रहा हूँ जो अभी तक तो किसी बुद्धिजीवी ने उसके ज़िक्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेटेजिक झंझट है उनके साथ में, तो वो कैसे उसका जिक्र करेंगे। जो पाकिस्तानी आर्मी है वो भी इस युद्ध में ईरान की तरफ से लड़ रही है। जैसे एक ज़माना था 1971 के अंदर में मुक्ति वाहिनी में हमारे भारतीय कमांडर, उस टाइम पे तो माना नहीं, लेकिन भारतीय सेना के काफ़ी लोग उस आंदोलन के अंदर ही शामिल थे और वो उसको लड़ रहे थे। इसके पीछे मैं आपको एक तर्क, और ऐसा नहीं कि हवा में मैं ये बात बोल रहा हूँ। देखिए, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसके अंदर में मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई, लेकिन उसके अंदर में एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि चाइना कमांड कर रहा था और पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ऑपरेटर की भूमिका में थी, तो उनका एक्सपीरियंस है चाइना के साथ में ये कम्युनिकेशन और ऑपरेशन और सिग्नल और वारफेयर के सिस्टम को समझने का उनका एक काफ़ी हद तक उनकी प्रैक्टिस है और वो लोग मजबूत हैं। अब आप देखिए कि इसको आप ध्यान से देखिए, IRGC को जब खamenei साहब का शहादत हुई तो IRGC को कुछ भी पता नहीं चला कि इज़राइल ने उनकी शहादत कैसे की, कैसे उनको पता लगा कि अंदर ही काफ़ी गद्दार थे उनके, और इन्हीं गद्दारों की वजह से काफ़ी लोग इसमें मारे जा रहे थे। लेकिन खamenei साहब ने मरने से पहले क्या किया कि IRGC को जो है ना डिसेंट्रलाइज कर दिया पूरे तरीके से।
डिसेंट्रलाइज कर दिया मतलब हर कमांड का कमांडर जो है वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट सोल्जर हो गया। लेकिन वो युद्ध नहीं लड़ सकता, वो युद्ध लड़ेगा जब उसको कमांड आएगी। और कमांड को उन्होंने क्या करा, आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स मतलब अगर वो कमांड यहीं पर रहेगी, मतलब इंडिया के अंदर ही अगर वो, मतलब ईरान के अंदर ही अगर वो कमांड रहेगी, तो वो जो भी कमांडर होगा वो निशाने पर होगा और उसकी हत्या हो सकती है। और जासूसी और सिस्टम इस तरीके का फैला हुआ है कि उसकी हत्या होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इंटरनल जासूसी है, अंदरूनी तौर पे ही उसकी मुखबिरी हो जाएगी और उसको आप रोक नहीं सकते। तो वो सब चीज़ें थी। उस सब चीज़ों को बचने के लिए खamenei साहब ने ही शायद ये प्लान बनाया होगा। और क्या खूब प्लान था कि कमांड को जो है वो आउटसोर्स कर दिया, बाहर की तरफ कर दिया। कमांड मॉस्को या चाइना शिफ्ट हो चुकी है, इसलिए इनको इतनी सटीक जानकारियाँ कि कहाँ पर कौन से ऑफिस में, कौन सी बिल्डिंग में, कौन सी जगह पर मोसाद के CIA के लोग बैठे हुए हैं, कहाँ पर प्लानिंग चल रही है। पूरे तरीके से अमेरिका को अंधा कर दिया और सारे लोगों को एलिमिनेट कर दिया, टारगेट किलिंग की है एक तरीके से। तो ये कमांड जो आ रही है ये IRGC के डिसेंट्रलाइज विंग के पास आ रही है। उनको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। अब वो इस छोटे छोटे कमांड सेंटर हैं, उन कमांड सेंटर के अंदर में कमांड आती है, उनको मालूम नहीं है कि उनका हथियार कहाँ जाएगा। उनके पास हथियार हैं और उनको सिर्फ उसको ऑपरेट करना है। ये ऑपरेशन के अंदर में भी एक इतनी ब्यूटी और इतनी बेहतरी हो और कमांड जो है एग्जैक्ट पूरे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से ये हो, इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी बेस्ट ऑप्शन है, उसकी मदद ली गई है और वो वहाँ पर है। आप एक चीज़ नोट कीजिए, मैं आपको इसके लिए दूसरा तर्क भी देता हूँ। ईरान ने अभी तक देखिए पाकिस्तान के एयरबेस पे अमेरिका जो है स्ट्राइक कर रहा है, मतलब अमेरिका वहाँ से स्ट्राइक कर रहा है ईरान के ऊपर में, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर में कोई भी काउंटर अटैक नहीं हुआ है। क्योंकि इंटरनली क्या हो गया है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इंटरनली पूरा वो ब्लॉक जो अमेरिका की ग़ुलामी में था और उससे बाहर आना चाहता था, ये काफ़ी 20-30 साल की प्लानिंग और उसका हिस्सा है। वो पूरा का पूरा ब्लॉक, चाहे वो ऊपर से आपको अमेरिकन दिख रहा है, चाहे कुछ भी दिख रहा है, लेकिन वो पूरा का पूरा ब्लॉक एकजुट है, एक मत है। इसमें मिडिल ईस्ट को ये बेनिफिट हो रहा है कि ये जो अमेरिका की जकड़ थी, ये क्या थे, ये मिडिल ईस्ट को सुरक्षा देने के लिए यंत्र नहीं थे, ये पूरे के पूरे एक तरीके से जासूसी यंत्र थे जो पूरे के पूरे देश के ऊपर में और पूरी सत्ता के ऊपर में नज़र रखते थे, ताकि उनकी पेट्रोल के ऊपर में पकड़ जो है बनी रहे, मिडिल ईस्ट के ऊपर में उनकी पकड़ बनी रहे। और वो पूरा का पूरा एक सिस्टम को एक तरीके से उन्होंने जकड़ रखा था। अगर मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट होके अगर कोई ऐसा ख्याल भी करता कि हम लोग आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं या फिर बुराई कर रहा है इज़राइल की, तो उसके बारे में अंदाज़ा हो जाता था कि ये आदमी गड़बड़ कर सकता है, आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा। नतीजा ये होता था कि उसकी सत्ता बदल जाती थी या फिर वो वहाँ पर बगावत शुरू हो जाती थी या फिर वो जो है मारा जाता था। तो काफ़ी लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इसका जो है ना हल और इस जकड़न से निकलने का रास्ता ये लोग काफ़ी टाइम से ये लोग ढूंढ रहे थे। तो ये लोग कहते हैं कि चाइना सुपर पावर बन गया, चाइना सुपर पावर बन गया, लेकिन काफ़ी वक्त से जो है ना मिडिल ईस्ट के देश जो है चाइना के अंदर इन्वेस्टिंग करके उसकी कंपनियों को बड़ा फूलने फलने, उसकी इकोनॉमी को फूलने फलने दे रहे थे। तो इस उसके अंदर में आप समझ लीजिए ये अब सिस्टम ऐसा है कि पैसा है मिडिल ईस्ट के पास, पैसा है चाइना के पास, टेक्नोलॉजी है चाइना के पास, और युद्ध कौशल है रशिया के पास, और हिम्मत और जिगर है ईरान के पास, और स्ट्रेटजी है अर्दगान के पास। और ये सब मिलजुल के जो है इन्होंने एक प्लानिंग बनाई है। और इन्होंने ये जो ट्रम्प साहब जो है ये बैठ गए हैं बाबाओं के पास जाके और संतों से कह रहे हैं कि मेरे लिए प्रे करो, और कह रहे हैं आज रात को ऐसा हमला कर देंगे, कल रात को वैसा हमला कर देंगे, और हमने ईरान का पूरा सिस्टम तबाह कर दिया, और हमने ईरान का ये कर दिया, हमने ईरान का वो कर दिया। ये एक्चुअली बौखलाहट है। ईरान कुछ नहीं बोल रहा, ईरान ना तो इनसे कोई, आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, ईरान कुछ नहीं बोल रहा। ईरान सीधा कह रहा है कि लड़ाई चल रही है, चुपचाप लड़ाई लड़ लो। ये जितने भी आइडिया निकाल रहे हैं ये सब ट्रम्प साहब निकाल रहे हैं, धमकी ट्रम्प साहब दे रहे हैं,
और समझौते की बात करना चाह रहा है ईरान, ये ट्रम्प साहब बता रहे हैं। अब एक आदमी, और आप इसको ज़रा नोटिस करो, उस चेहरे को पहचानो, बेंजामिन नेतन्याहू साहब के चेहरे को पहचानो, जब वो हमास के साथ वॉर कर रहे थे और रोज़ लीडर को मारते थे, और अब हम लोग लेबनान जाएंगे, वहाँ पर हमला करेंगे, हम हूतियों को ख़त्म कर देंगे, और रोज़ टीवी के ऊपर आते थे और कुछ बोलते थे। आप देख रहे हो कि वो नेतन्याहू साहब जो है टीवी के ऊपर में नहीं आ रहे, वो कहाँ गायब है। उनको ये समझ, देखिए जैसे ही ये टारगेट किलिंग हुई है ना, नेतन्याहू साहब को ये समझ में आ गया कि वो सुरक्षित नहीं है अब, तो अब वो किसी सुरक्षित जगह पर हैं और उस तरीके से नहीं आ रहे हैं। बहुत स्ट्रेटजी बना के, प्लानिंग करके, हो सकता है कि वो टीवी के ऊपर में आके कुछ बोलें, लेकिन वो उनके लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा। और मैंने आपको जो है ना 25 दिन का, जिस दिन से वॉर शुरू हुई है, 25 दिन का टाइमर आपको लगा के दिया था। मैंने कहा अगर ये वॉर किसी भी हालत में 25वें दिन प्रवेश करती है तो ये पूरी दुनिया के अंदर 1973 के अंदर जो हुआ था उसको आप स्टडी कीजिए। जो ये अरब के अंदर जो वॉर हुई थी उसके अंदर में पेट्रोल प्राइस का क्या इम्पैक्ट दुनिया की इकोनॉमी पे आया था, वो 1973, उसको आप खुद गूगल करके स्टडी कर लीजिए। वो जो वॉर है ना, वो आपको छोटा सा एक बच्चा लगेगी, जो इम्पैक्ट इस वॉर का अब आने वाले टाइम में आने वाला है। ये लड़ाई किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं हो रही है। ये लड़ाई एक ही कंडीशन में ख़त्म हो रही है कि अमेरिका सरेंडर कर दे। अगर अमेरिका सरेंडर करके बैक करता है तो इज़राइल ख़त्म हो जाएगा, मिडिल ईस्ट से पूरा साफ़ हो जाएगा, और क्या कहते हैं, चाइना, रशिया और मिडिल ईस्ट इंडिपेंडेंट होकर अपनी स्ट्रेटजी बना के बाद में अमेरिका की इकोनॉमी को तो लोग वैसे भी बाईपास कर ही नहीं वाले हैं 30-32 में, लेकिन इज़राइल वहाँ से जो है एज ए नेशन कोई उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो अमेरिका बैक नहीं कर सकता। अगर अमेरिका बैक करता है तो फिर उसके बाद आपको पता ही है, जब किले की नीचे की ईंटें गिर जाती हैं तो फिर वो किला कैसे ढहाता है। तो अमेरिका के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है इस वक्त। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये तो देखिए ब्लंडर उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने ईरान पे हमला किया था, छटपटाहट के अंदर किया गया है, गलत स्ट्रेटजी का किया हुआ हमला है। ये अमेरिका की जनता भी इस चीज़ को समझ रही है और वो जान रही है कि ये गलत दांव खेल गए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अमेरिका के पास में भी कोई चारा नहीं है कि वो इस बैकआउट करे इस लड़ाई से। इज़राइल के पास कोई चारा नहीं है कि इस लड़ाई से बैकआउट करे, और ईरान तो बैकआउट करने वाला है ही नहीं। ये है सारी बात। और ये युद्ध जो है जैसे ही 25वें, 26वें, 27वें दिन जाएगा, आपको इसकी पिक्चर जो है ना एकदम साफ साफ समझ में आनी शुरू हो जाएगी, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये वॉर पूरी तरीके से अमेरिका की सुपर पावर को निस्तनाबूद कर देगी, ख़त्म कर देगी। इज़राइल ये वॉर हारेगा, ईरान ये वॉर स्ट्रेटेजिक जीतेगा। उसके बाद जो है मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई दुनिया की स्थापना होगी, जिसके अंदर उसकी अपनी ताकत जो है, अभी तक वो देखिए अमीर है, रिच है, सब कुछ है, लेकिन वो उसकी अपनी ताकत नहीं है। वो उसकी अमेरिका के रहमो करम पर बनाई गई लग्जरी है, लेकिन इसके बाद उसकी अपनी ताकत आपको समझ में आएगी। अपनी ताकत के दम पर वो निकल कर सामने आएंगे। और इसी बीच में जो है ईरान तो ऑब्वियसली पावरफुल होके निकलेगा ही, क्योंकि उसने लड़ाई को लीड किया है। भले ही उसकी स्ट्रेटेजिक मदद कोई भी कर रहा हो, लेकिन जो भाई सीने पे गोली खाता है सामने से आके, उसकी तो बात ही अलग होती है। अगर किसी भी तरीके से इस बीच में अमेरिका ने और बौखलाहट करके थोड़ा सा भी गलत अटैम्प्ट मारा, क्योंकि वो समझ रहा है कि स्ट्रेटेजिक मदद आ रही है, वो बोल भी रहे हैं कि रशिया से और चाइना से स्ट्रेटेजिक मदद आ रही है, और अमेरिका किसी भी तरीके से रशिया या चाइना के ऊपर में किसी तरीके का अटैक कर देता है, तो ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसके अंदर परमाणु बम भी चल सकते हैं। लेकिन ये है कि उससे पहले अमेरिका घबरा जाएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो स्ट्रेटजी कभी भी ताकत, धमक, डंडे का ज़ोर से कभी भी कोई आदमी सुपर पावर बन ही नहीं सकता। जिसने भी कोशिश की है वो ख़त्म हुआ है। डंडे का ज़ोर नहीं चलता। एक ही तरीका होता है सुपर पावर बनने का। वो रोल मॉडल आपको करंट दुनिया के अंदर चाइना ने दिखाया है, पहले भी वही रहा था कि अपने लोगों को खुशहाल बना दो, अमीर बना दो, उनका धंधा
बढ़िया कर दो, उनका लाइफस्टाइल बढ़िया कर दो, फिर अपने आसपास के लोगों के लाइफस्टाइल के अंदर में चेंज लेके आओ, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू कर दो, इकोनॉमी को, पैसे के बंटवारों को बहुत आसान बना दो, सबके पास थोड़ा 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 हिस्सा बांटना शुरू कर दो। यही एक तरीका होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आप वहाँ पर जो है वीडियो बनाते हैं या आप लिखते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, और उसने आपसे कमिट किया कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन आप 1 वीडियो बनाते हो, 10 वीडियो बनाते हो, 100 वीडियो बनाते हो, या आप जो है 100 ब्लॉग करते हो, 500 ब्लॉग करते हो, लेकिन कभी भी आपको चवन्नी नहीं मिलती। फिर एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म खड़ा होता है आपके बराबर में, वहाँ पर आप 20, 30, 40, 50 ब्लॉग कर लिखते हो और आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो यकीनन यहाँ से तेज़ पलायन वहाँ की तरफ शुरू हो जाएगा। यही है। तो यही दुनिया है, यही घर है, यही सब कुछ यही है। ठीक है। इज़्ज़त जो होती है, जो आपकी कमाई में आपकी मददगार होता है, आपकी फाइनेंशियल वेल्थ को ऊंचा करने में आपका मददगार होता है। अभी खामखाई का चौधरी है, अमेरिका सुपर पावर रहेगा, अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, मेरी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसा सुपर पावर लेके मैं करूँगा क्या? रहता है रहे, नहीं रहता है मत रहे, ख़त्म हो जाएगा। आज ख़त्म होता है, कल ख़त्म हो जाए। लेकिन हाँ, अमेरिका कोई स्ट्रेटजी बनाता है जिससे इंडिया के अंदर में भी डेवलपमेंट का सहारा आता है, यहाँ पर भी पैसा, वेल्थ क्रिएशन होना शुरू होता। तो यकीनन एज ए इंडियन फिर हम लोग सोचते अमेरिका के सर्वाइवल के बारे में कि यार बचना चाहिए, यार अमेरिका नहीं रहेगा तो हमारी ये कंपनियाँ, हमारी ये $1 ट्रिलियन, हमारी $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 6 ट्रिलियन तो अमेरिका ने बूस्टअप किया है। वो कह रहा है यहाँ पर आकर, उनका जो राष्ट्रपति, जो क्या नाम है उसका, जो उनका मंत्री आया था, वो कह रहा है कि हम लोग वो गलती नहीं दोहराएंगे कि जो चाइना, दूसरा चाइना नहीं, जो हमने चाइना के साथ दोहराई थी। यानी कि इंडिया के अंदर वो उस तरीके से कल कारखाने लगाने में भी कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आईटी सेक्टर जो है बुरी तरीके से यहाँ का प्रभावित हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उस कंडीशन के अंदर में एज एन इंडियन हम लोगों को अमेरिका से क्या कोई ख़ास सिंपैथी क्यों होनी चाहिए? भले ही हम लोग उस पाले के अंदर हैं। हाँ, कुछ लोग नफ़रती लोग हैं, उनके लिए तो ये है कि वो ये समझते हैं कि ईरान एक मुस्लिम देश है, तो और वो मिडिल ईस्ट पे हमला कर रहा है तो मुसलमान वो इसी सिर्फ इतना ही दिमाग लगा पाते हैं बेचारे। वो इतना ज़्यादा कुएं के मेंढक है, उन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है, उनको कुछ नहीं पता। वो इतने मासूम लोग हैं, उनको ऐसा बहका दिया, उनको ऐसे ऐसे व्हाट्सअप शेयर करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि वो जो देख रहे हैं वो सच है। वो दुनिया में कभी बाहर निकले नहीं हैं, घूमे नहीं हैं, तो वो समझ ही नहीं रहे हैं कि दुनिया के अंदर में हो क्या रहा है। भारत के अंदर में राहुल गांधी ने भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये है कि इन लोगों ने राहुल गांधी की इमेज को ही कंडम कर दिया है। वो बात सही बता रहा होता है, लेकिन ये लोग समझना नहीं चाह रहे होते। तो ये बड़ा चक्कर है। और इस चक्कर के अंदर में अब जो दुनिया, जब बदली हुई दुनिया आपके सामने नज़र आएगी, तो आपको ये मल्टीपोलर तो नज़र आएगी, लेकिन इसके अंदर में आपको मिडिल ईस्ट इंडिपेंडेंट दिखाई देगा। ईरान एक सेनापति की तरह उभरेगा, रशिया दोबारा से पहले की अपनी ताकत को पाता हुआ महसूस होगा, और चाइना जो है सुपर पावर, दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर बन चुका होगा। इस वॉर के ख़ात्मे के साथ साथ ये सब कुछ होगा। बौखलाहट के अंदर अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे ईरान वॉर एक अमेरिका के लिए ब्लंडर साबित हुई है, तो ये दूसरा ब्लंडर करके किसी रशियन या चाइनीज़ एसेट के ऊपर में अमेरिका डायरेक्ट अटैक ना करे, वो बेहतर होगा। उससे रहेगा कि अमेरिका ठीक है, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर सर्वाइव करता रहेगा, और उसके जो चीज़ें हैं वो वैसे की वैसी बनी रहेंगी। हाँ, वो उसकी जो दुनिया की नंबर 1 की और ज़्यादातर चीज़ों पर कब्ज़े की धमक है वो ख़त्म हो जाएगी। उसकी डॉलर की जो इकोनॉमी जिससे वो दुनिया को कंट्रोल करता है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत कुछ रहेगा। अब दुनिया के सब लोगों के पास तो ऐसी ताकत नहीं है जैसी अमेरिका के पास है, लेकिन फिर भी वो अच्छे विकसित देश हैं, उनके लोग अच्छे खाते कमाते हैं, तो अमेरिका के साथ वैसा ही हो जाएगा। रहेंगे, सर्वाइव करेंगे। लेकिन अगर गलती से उसने जो है अटैक किया और दूसरा ब्लंडर किया रशिया या चाइना के ऊपर में, तो अमेरिका की हालत अफ्रीका के देशों जैसी हो जाएगी। तो वहाँ के लोगों को भी ये चीज़ को समझना चाहिए कि वॉर तो जल्दी ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि
जैसा छद्म युद्ध चल रहा है वैसे ही युद्ध लड़े, और ताज तो प्लंडर करके आपने गंवा ही दिया है, तो उसी के ऊपर में संतुष्टि रखें कि हाँ यार बस ठीक है, ताज गंवा दिया, बाद में स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे। वही वाला आइडिया, ग्रोथ का आइडिया, दुनिया को अच्छे क्योंकि टैलेंट तो अमेरिका में बहुत है, दुनिया को अच्छे प्रोडक्ट, चाइना से सस्ते प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करना शुरू करेंगे, बाज़ारों पे कब्जा करेंगे, इकोनॉमिक वॉर लड़े और दोबारा से अपनी जो सुपर पावर के ताज है उसको हासिल करें। दादागिरी और गुंडागर्दी से तो कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। आज के वीडियो का मेरा यही मकसद था बनाने का, मैंने अपना मकसद पूरा कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, टाइमर लगा लो 25 दिन का और देखो आपके भाई ने क्या बोला है और क्या होगा। जय हिंद।